नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 15 अक्टूबर 2024 है। स्वागत है आपका I2L डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कोट मैं आपको बता देता हूं। कोट क्या है? देखो, अगर ना आप फ्रीडम के बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हो ना, आप आज़ादी के बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हो, तो आपको ना आज़ादी के लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। आज के समय में देखो, जैसे इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारे लोग इलेक्शंस की तरफ ना अपनी बेरुखी दिखाते हैं। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वोट भी देने नहीं जाते, या फिर सरकार जब कुछ कर रही हो, जैसे हमने पढ़ा विभिन्न राज्यों की जो सरकारें हैं किस प्रकार से आरटीआई को कमजोर कर रही हैं, लेकिन सिटीजन्स को पता ही नहीं है, सिटीजन्स कुछ बोलते भी नहीं है, आवाज भी नहीं उठाते। तो फिर देखो, इसका मतलब आपकी जो आज़ादी है ना धीरे धीरे छीनी जा रही है, और आप चुप हो, इसका मतलब जो आपकी आज़ादी छीन रहा है आप उसी को सपोर्ट कर रहे हो। तो मतलब अगर आप आज़ादी के बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाना चाहते हो ना, तो आपको आज़ादी के लिए लगातार लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। एक बार आज़ादी मिल गई तो मिल गई, ऐसा नहीं है। आज़ादी बरकरार रखना भी एक लगातार कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये कौन करता है? सिटीजन्स ही करते हैं। हम देखते हैं विभिन्न देशों की सरकारों में ना, अलग अलग देशों में ऑटोक्रेसी आ जाती है, ऑथोरिटेरियन रेजिम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे सिटीजन्स चुप बैठ जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। तो ये कोट है। आज 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। चौथा स्टैटिक। सबसे पहले एससीओ से संबंधित आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। दूसरा आर्टिकल द हिंदू का है गिग वर्कर्स से संबंधित। तीसरा आर्टिकल द हिंदू का है बच्चों को सेफगार्ड करने के लिए ब्लूप्रिंट से संबंधित। और सबसे लास्ट में एक स्टैटिक रिवाइज करेंगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल एससीओ से संबंधित है, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 2 आईआर के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, आज से पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एससीओ का समिट स्टार्ट हो रहा है। ये 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2 दिन चलता रहेगा समिट। और भारत की तरफ से इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जा रहे हैं। शुरुआत में कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि हमारे विदेश मंत्री को नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान में इस समिट में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन विदेश मंत्री जा रहे हैं। तो देखो, दिसंबर 2015 के बाद, दिसंबर 2015 में हमारी विदेश मंत्री, उस समय की विदेश मंत्री, अभी तो इनका देहांत हो चुका है, सुषमा स्वराज जी, ये गई थी पाकिस्तान में। और इनके जाने के बाद अब पहली बार है कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहे हैं। राइटर इस आर्टिकल में बताएंगे कि एससीओ की इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, और क्यों भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं पाकिस्तान में इस समिट को अटेंड करने के लिए। शुरुआत में थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। एससीओ देखो इस्टेब्लिश हुआ था 15 जून 2021 को। पहले देखो एक संघाई 5 ग्रुप हुआ करता था। ये ग्रुप 1996 में इस्टेब्लिश हुआ, 1996 में। उस समय ये सारे देश मेंबर हुआ करते थे संघाई 5 ग्रुप के: चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। बाद में देखो संघाई 5 यानी S5 प्लस उज्बेकिस्तान ने मिलके 2001 में ये संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया। समझ गए? मतलब पुराना ग्रुप था संघाई 5। संघाई 5 के मेंबर कंट्री ये थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। इन 5 देशों ने उज्बेकिस्तान के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर ली 2001 में, जिसका नाम था एससीओ। 2017 में 2 नए मेंबर ऐड हो गए, इंडिया प्लस पाकिस्तान। फिर देखो ईरान ने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया लास्ट ईयर, और बेलारूस ने ज्वाइन कर लिया इस साल। यानी टोटल मेंबर हो गए अब एससीओ के 10 मेंबर हैं। अगर देखो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें ना, और एरिया या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, तो ये वर्ल्ड की ना सबसे बड़ी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब यूएन वगैरह को छोड़ दो, वो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन और एरिया दोनों के हिसाब से ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हो। 2 सबसे मेजर एंटी वेस्ट कंट्री, रशिया और चाइना, दोनों इस ग्रुप में हैं। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है एससीओ? इंडिया के लिए देखो इसलिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला पॉइंट, ये सारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ना, कजाकिस्तान,
तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनके साथ कोऑपरेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लिए जरूरी है। ये जो देश है ना, इंडिया के एक्सटेंडेड नेबरहुड में आते हैं, मतलब डायरेक्ट पड़ोसी नहीं है, हमारे पड़ोसी के पड़ोसी हैं, बट स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके साथ ना हमारे सिविलाइजेशनल और कल्चरल टाइज हैं। सम्राट अशोक के समय में इन देशों में ना, जैसे देखो बुद्धिज्म गया, कहाँ से गया? इंडिया से गया। पहले सिल्क रूट के थ्रू सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में व्यापार होता था, मतलब काफ़ी पुराने सिविलाइजेशनल और कल्चरल लिंक्स हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में। तो एससीओ जो है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू इंडिया इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में कोऑपरेट कर सकता है अलग अलग लेवल पे। इसके अलावा ये जो रीजन है ना, सेंट्रल एशिया वाला रीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, इनमें से कुछ देशों का ना बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान के साथ में। अफगानिस्तान के साथ में इनका बॉर्डर लगता है। मैं आपको सेंट्रल एशिया का मैप दिखा देता हूं, आप इस मैप को देखिए। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है तुर्कमेनिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, तजाकिस्तान का। अब देखो, अफगानिस्तान में आपको पता है तालिबान है, तो इन सब देशों को डर लगता है कि अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद अब बहुत सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमारे देशों में भी अपने पैर पसारने की कोशिश कर सकते हैं। और इंडिया को भी आपको पता है टेररिज्म से काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इस वजह से ये जो देश है ना, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी के दृष्टिकोण से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया को जितनी एनर्जी की आवश्यकता है ना, 85% तो हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास है ही नहीं, हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन देखो, तुर्कमेनिस्तान जो है वो नेचुरल गैस के मामले में वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा रिजर्व है। कजाकिस्तान देख लीजिए, वर्ल्ड में यूरेनियम और प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है। और देखो, इंडिया इन देशों के साथ में ना, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ में, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया इन देशों के साथ में कंडक्ट करता रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ये बोला जाता है जब एससीओ बन रहा था ना, तो देखो उस समय भी और उसके बाद भी 2017 में तो इंडिया ने एससीओ ज्वाइन कर लिया, लेकिन उससे पहले ना एक लंबे समय तक डिबेट चली, क्या इंडिया को ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए एससीओ या नहीं करनी चाहिए। तब भी जिन्होंने आर्टिकल लिखा ना, वो बोलते हैं, मैंने एक ही बात बोली थी, अगर देखो इस ऑर्गेनाइजेशन में चाइना है ना, तो हमें डेफिनेटली इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना ही चाहिए। अगर इंडिया ज्वाइन नहीं करेगा ना, तो मतलब इंडिया पूरा का पूरा जो स्पेस है ना, चाइना को दे देगा और चाइना पूरी तरह से अपनी जड़ें जमा लेगा सेंट्रल एशिया में। इसलिए 100% इंडिया को ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी चाहिए। और फाइनली 2017 में इंडिया ने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन भी कर ली थी। अब देखो, एक मैकेनिज्म के बारे में बताया जाता है, प्री में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज है ना, इस रैट्स के थ्रू, जो कि टेररिज्म से निपटने के लिए कोऑपरेशन का एक मैकेनिज्म है, तो रैट्स के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कंट्रीज आपस में ना इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि देखो भैया, हमें इस टेररिस्ट ग्रुप के बारे में पता लगा है और आपके लिए इंफॉर्मेशन जरूरी है, आप एक्शन ले लीजिए। तो पॉइंट देखो राइटर का ये है, चाइना के बिना भी, चलो चाइना फैक्टर तो जरूरी है ही, चाइना फैक्टर के बिना भी ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए काफी ज्यादा काम की है। अब ये जो रैट स्ट्रक्चर की मैंने बात की ना, टेररिज्म को लेके कोऑपरेशन होता है इस मैकेनिज्म के थ्रू। रैट से जो इंफॉर्मेशन मिली, तो मेंबर कंट्रीज ने ना अभी तक 500 टेररिस्ट ऑपरेशंस चलाए हैं रैट्स मैकेनिज्म के थ्रू। जो इंफॉर्मेशन शेयर हुई है उसके बेस पे इंडिया के अलावा दूसरे देश भी यहां पे टेररिज्म से पीड़ित है। आप रशिया का एग्जांपल लीजिए, रशिया में इसी साल के मार्च में इतना भयंकर टेरर अटैक हुआ था, सैकड़ों लोग मारे गए थे। और अफगानिस्तान की तो बात हम कर चुके हैं, अफगानिस्तान से यूएस की सेना चली गई थी 2001 में, और उसके बाद पड़ोसी देशों को भी डर लग रहा है कि यार हमारे यहाँ पे अब टेरर ऑर्गेनाइजेशन अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करेंगी। अब तो देखो, ईरान और बेलारूस ये दो देश भी मेंबर बन गए हैं। तो अब जो समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है ना, आज से 15 और 16 अक्टूबर तक ये चलेगा, डेफिनेटली वार से संबंधित डिस्कशन होगी 2 दिनों के दौरान। क्योंकि देखो, ईरान भी मेंबर है, ईरान के इजराइल के साथ टेंशंस हैं, और रशिया भी मेंबर है, रशिया की यूक्रेन के साथ में टेंशंस हैं। अच्छी बात देखो ये है, इंडिया एक तरफ क्वाड में
वेस्ट का साथी दिखाई दे रहा है। कल भी हमने एम के नारायणन का आर्टिकल डिस्कस किया था ना, जिसमें वो बोल रहे थे कि इंडिया की इमेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि इंडिया वेस्ट ग्रुप में शामिल हो गया है और चाइना के अगेंस्ट लामबंदी कर रहा है क्वाड के सिक्योरिटी ग्रुप में। बट देखो, अब एससीओ के समिट में भी हिस्सा लेना और वहां पे एससीओ का जो ग्रुप है ना, इसको थोड़ा एंटी वेस्ट कहा जाता है। तो एंटी वेस्ट ग्रुप का पार्ट होना, इसका मतलब इंडिया बैलेंस स्टैब्लिश कर रहा है। एक तरफ क्वाड का पार्ट है, दूसरी तरफ एससीओ का पार्ट है, तो बैलेंस स्टैब्लिश हुआ ना। इसके बाद राइटर बोलते हैं, पिछले साल देखो एससीओ की जो चेयरमैनशिप थी ना, वो इंडिया के पास थी, और इंडिया आपको पता है थोड़ी डेकोरेटिव से आइटम काफ़ी प्रमोट करता है, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन पे फोकस, मिलेट्स के यूज़ पे फोकस, स्टार्टअप्स पे फोकस, बुद्धिस्ट हेरिटेज पे फोकस। तो पिछले साल इंडिया ने ये सारे जो आइटम्स थे ना एससीओ में प्रमोट किए, और इस बार इंडिया चाहेगा कि इन इश्यूज पे फर्दर डिस्कशन हो कि भैया क्या काम हुआ, थोड़ा डिस्कस कर लें। और इंडिया एक चीज़ में और माहिर है, बढ़िया बढ़िया नाम देने में। ये देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्योर का नारा दिया था पिछली बार एससीओ के समिट में। सिक्योर मतलब एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी, यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, और सेकंड जो ई है इसका मतलब है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये एक्रोनियम प्रधानमंत्री मोदी ने यूज किया था एससीओ के लिए। इसको आप आंसर्स में यूज करिए बढ़िया ढंग से। एससीओ के बारे में कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस एक्रोनियम को आप यूज कीजिए। ऐसे ऐसे जब लिखते हैं ना तो फिर वैल्यू एडिशन होता है, आंसर में 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं ऐसे ऐसे कि हाँ भाई बच्चे ने डीप से पढ़ाई की है और करंट अफेयर्स के बारे में उसको पता है। फिर उसके बाद आर्टिकल में ये बोला जाता है, जब देखो G20 का समिट हुआ था ना, उस समय भी इंडिया ने एक बात बोली थी, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इंडिया ने ना अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज करने में काफ़ी अच्छा काम किया है। अब इंडिया ना दूसरे देशों को बोलता है कि भाई आपको चाहिए तो हम सिखा देंगे। हमने बहुत बढ़िया ढंग से ये जो एप्लीकेशंस हैं यूपीआई वगैरह हम लेके आए हैं, डिजिटल रेवोल्यूशन आया है इकोनॉमी के मामले में, और आपको ये बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखनी है तो हम सिखा देंगे। तो एससीओ में भी पिछली बार इंडिया ने ये बोला था कि इकोनॉमी का डिजिटलाइजेशन से हमें फ़ायदा हुआ है, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जा सकती हैं। और वैसे देखो, टेररिज्म को लेकर इंडिया की जो पोजीशन है ना वो ये है, बातचीत और टेररिज्म जो पाकिस्तान करता है ना, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो बातचीत चलेगी या फिर टेररिज्म चलेगा। आप टेररिज्म चला रहे हो तो हम बातचीत नहीं कर सकते। तो इस बार भी इंडिया इसी स्टैंड पर कायम रहेगा, इंडिया कोई कंफ्यूजिंग सिग्नल नहीं देगा। और बात करें इंडिया चाइना टाइज की, देखो एससीओ का जो समिट होता है ना, तो ये मौका होता है इंडिया और चाइना के बीच में भी बायलैटरल बातचीत का। जैसे 2017 में ना एक डोकलाम विवाद हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में। डोकलाम में दोनों देशों की फोर्सेज आमने सामने आ गई थी। तो उस समय ना एक एससीओ का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था अस्ताना में। वहां पे भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति ने बातचीत कर ली थी। तो फिर एक कंसेंसस निकल के आया, अस्ताना कंसेंसस, जिसमें यह बोला गया कि डिफरेंसेस डिस्प्यूट में तब्दील नहीं होने चाहिए। तो मतलब रिश्तों में नरमी आई थी एससीओ समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के राष्ट्रपति के बीच बातचीत की वजह से। फिर 2020 में गलवान इंसिडेंट के बाद एससीओ समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, वहां पे भी दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। अदरवाइज टेंशन उस समय काफी ज्यादा बढ़ी हुई थी। लेकिन इस बार देखो चाइना की तरफ से तो वहां के पीएम आ रहे हैं, प्रेसिडेंट नहीं आ रहे, वहां के पीएम आ रहे हैं मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, और भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर जा रहे हैं। तो मुलाकात शायद नहीं होगी इस बार। तो लास्ट में देखो वो वाला पॉइंट दिया जाता है कि इंडिया दोनों का मेंबर है, एक तरफ क्वाड का और दूसरी तरफ एससीओ का, जबकि दोनों का जो नेचर है ना कॉन्ट्राडिक्टरी है आपस में। इसलिए एक बोला जाता है कि इंडिया की जो पॉलिसी है ना मल्टी अलाइनमेंट, अभी तक तो इंडिया सही ढंग से इस पॉलिसी को कैरी आउट कर रहा है, हम सभी के साथ अलाइन कर रहे हैं। तो इंडिया एससीओ का पार्ट है। राइटर बोलते हैं इसे देखो कन्फ्लिक्ट में नहीं देखना चाहिए। इंडिया नॉर्थ और साउथ को एक कर सकता है, इंडिया ईस्ट और वेस्ट को एक कर सकता है। इंडिया आज के समय में डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करवाने के लिए एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाना चाहता है, और उसी दिशा में आप देख सकते हो कि इंडिया एससीओ में भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, गिग वर्कर्स की वेलफेयर से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट देखो ये है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक नेशनल लॉ ड्राफ्ट कर रही है ताकि गिग वर्कर्स को ना सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में शामिल किया जा सके। मतलब जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे जोमेटो स्विगी के वर्कर हैं ना, उबर ओला वाले, इन सब को ना हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट सेविंग, इन सब के बेनिफिट्स मिले। और इसके लिए ड्राफ्ट लॉ में ना प्रोविजन ये किया जाएगा, अब जैसे ये जोमेटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स है ना, जितना रेवेन्यू इनका होता है ना एक साल में, उस पूरे रेवेन्यू का 1 से 2% ये कंट्रीब्यूट करें एक फंड में जिसका नाम होगा सोशल सिक्योरिटी फंड। और इसी फंड की सहायता से इन गिग वर्कर्स के लिए ये सोशल सिक्योरिटी वाली जो स्कीम्स हैं वो चलाई जाएंगी। समझ गए? मतलब ये सारे गिग वर्कर्स वाले प्लेटफॉर्म अपने रेवेन्यू का 1-2% इस सोशल सिक्योरिटी फंड में देंगे और इस फंड के थ्रू फिर गिग वर्कर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस या फिर रिटायरमेंट सेविंग, वो सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी देखो ये जो कानून है ना, जो ड्राफ्ट स्टेज में है गिग वर्कर्स के लिए, इसमें देखो वेलफेयर बोर्ड का भी प्रोविजन किया गया है। वेलफेयर बोर्ड जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए अलग से बोर्ड होता है ना, और अलग अलग वर्कर्स के लिए स्पेशल एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड इन वर्कर्स की वेलफेयर के लिए काम करता है। तो उसी प्रकार से गिग वर्कर्स के लिए भी अलग से एक वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि वो बोर्ड इन गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ दे, मतलब इंप्लीमेंटेशन में मदद करेगा ये गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड। इस ड्राफ्ट लेजिस्लेशन में बोला गया है, जिम्मेदारी है सभी प्लेटफॉर्म्स की कि वो जो भी गिग वर्कर उनके प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं ना, जैसे जोमेटो वर्कर जोमेटो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उन सबको रजिस्टर करवाने की जो जिम्मेदारी है ई श्रम पोर्टल पे, वो प्लेटफॉर्म की है ताकि स्कीम्स का लाभ उनको दिया जा सके सोशल सिक्योरिटी फंड से। और जब भी किसी प्लेटफॉर्म को हटाना है ना किसी वर्कर को, तो भाई ऐसा नहीं कि रैंडमली उनकी एप्लीकेशन ब्लॉक कर दी और उनके पास में ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, डिलीवरी नहीं आ रही है। आपको 14 दिन का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा उस वर्कर को कि 14 दिनों बाद हम आपकी ऐप में जो एक्सेस है उसको रोक देंगे, आप डिलीवरी नहीं ले पाओगे। तो 14 दिन का नोटिस पीरियड देना जरूरी है और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किस प्रकार से आप डिलीवरी देते हो किसी वर्कर को। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा काम मिल जाता है, कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको काम नहीं मिल पाता। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उनको बताओ कैसे ज़्यादा डिलीवरी आप देते हो और किन इश्यूज़ पे आप कम डिलीवरी देना स्टार्ट कर देते हो। और इसके साथ साथ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि गिग वर्कर्स के अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। तो ये सारी बातें बोली गई। ये तो था देखो बैकग्राउंड, मतलब कुछ बातें जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन में बोली गई हैं, आने वाले कानून में होंगी, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब राइटर ना ये बोलते हैं, देखो 2019 और 2020 में ना, इससे पहले हमारे देश में ना 29 लेबर लॉज हुआ करते थे। बहुत कॉम्प्लेक्स थे लेबर लॉज। कंपनीज बाहर से आती नहीं थी, बोलती थी कि अरे यार तुम्हारे इतने कॉम्प्लेक्स लेबर लॉज हैं, काम करना आसानी नहीं है। सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम 29 लेबर लॉज को ना कंपाइल करके रैशनलाइज करके सिर्फ 4 लेबर लॉज बना देते हैं ताकि आपको लेबर लॉज समझने में आसानी हो और आपको यहाँ पे काम करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सरकार ने 29 लेबर लॉज को खत्म करके 4 लेबर लॉज बना दिए थे, एक वेज से संबंधित, एक सोशल सिक्योरिटी से संबंधित, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित और एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से संबंधित। ये 4 लेबर लॉज बना दिए थे। अब देखो इन चारों लेबर लॉज में क्या गिग वर्कर्स का मेंशन है? आंसर है नो। सिर्फ सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का मेंशन है। और देखो सोशल सिक्योरिटी कोड में भी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को ना इनफॉर्मल वर्कर का ही एक सबसेट माना गया है। ये मान लीजिए इनफॉर्मल वर्कर है तो इसके अंदर आते हैं गिग वर्कर, ऐसा मान लिया गया। अब देखो आपको एक चीज बताता हूं मैं, फॉर्मल वर्कर्स को जैसे कोई टीसीएस में काम करता है, इनको जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा मिलता है। और जो इनफॉर्मल वर्कर होते हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश तो करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश करती हैं कि इनफॉर्मल वर्कर्स को भी थोड़ा थोड़ा सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिले। लेकिन देखो दोनों में ना डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अब कोई पर्सन फॉर्मल सेक्टर में काम करता है, फॉर एग्जांपल टीसीएस में। अब वहाँ पे देखो मैटरनिटी बेनिफिट कितना मिलता है? प्रेग्नेंट होने पे देखो 26 वीक्स की पेड लीव मिलती है, पेड लीव।
मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग। तो ये है इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी कवरेज। लेकिन देखो, अब वर्कर्स के लिए जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए भी सरकार कुछ कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चला देती है। तो उनके लिए जो स्कीम चलाई हुई है उसके अकॉर्डिंग उनको 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में कैश बेनिफिट मिलता है रजिस्टर्ड इनफॉर्मल वर्कर्स को। तो डिफरेंस देख लिया आपने। मतलब जो फॉर्मल सेक्टर में है उसे तो 26 वीक्स की पेड लीव मिलेगी, लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर काम कर रहा है उसको सिर्फ 5-10 हज़ार का कैश बेनिफिट सरकार दे देती है। तो इतना डिफरेंस है। या फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको जबरदस्त फायदा होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का, जब आप इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको बहुत कम फायदा होता है। और दिक्कत यह है, सरकार ने गिग वर्कर्स को भी ना इनफॉर्मल सेक्टर का वर्कर मान लिया है, जबकि सरकार को ना गिग वर्कर्स को फॉर्मल सेक्टर का वर्कर मानना चाहिए था और इससे उनको सारी स्कीम्स का लाभ मिल जाता। सारी प्रॉब्लम की जड़ ही ये है। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 ये बोलती है कि जो ये गिग वर्कर्स हैं ना, ये इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैं, और जो ये प्लेटफॉर्म है ये एम्प्लॉयर नहीं है, ये एग्रीगेटर हैं। ये सिर्फ एग्रीगेट करते हैं चीज़ों को। जैसे उबर है, वो सारे जो कैब ड्राइवर्स हैं उनको काम देती है, इकट्ठा करती है, एक मंच पे लेके आती है सभी कैब्स को। तो सोशल सिक्योरिटी कोड ने भी ना ये चीज़ मान ली कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये एग्रीगेटर हैं, एम्प्लॉयर नहीं है, और जो गिग वर्कर हैं वो कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब इस वजह से ना सोशल सिक्योरिटी कोड ने ये मान लिया, इस वजह से जो गिग वर्कर्स हैं ना उनको इंस्टीट्यूशनल स्कीम्स का लाभ नहीं मिल पाता। जैसे वो पीएफ जमा करवाना, या फिर कंपनीज पीएफ जमा करवाती है ना फॉर्मल सेक्टर में, या फिर ये मैटरनिटी बेनिफिट वाला एग्जांपल हमने देखा, ये सारे लाभ गिग वर्कर्स को नहीं मिलते। इस वजह से होना ये चाहिए था कि सोशल सिक्योरिटी कोड जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स के बीच में और गिग वर्कर्स के बीच में रिलेशनशिप को थोड़ा और ज़्यादा क्लियरली बताती। अब जैसे एग्जांपल दिया जाता है उबर का, 2021 में ना यूके की सुप्रीम कोर्ट ने ना एक आदेश दिया कि उबर जो कंपनी है ना ये एम्प्लॉयर है, और यूके के जो लेबर लॉज है ना वो उबर पे लागू होंगे। तो ये आदेश यूके की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। यूनियन होम मिनिस्ट्री को भी स्टेप लेने चाहिए थे गिग वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। उनको क्लियरिफाई करना चाहिए था कि ये गिग वर्कर हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट वर्कर नहीं है, बल्कि एम्प्लॉई हैं। अगर वो एम्प्लॉई बताते ना गिग वर्कर को तो सारी प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाती। अलग से ये कानून लाने की आवश्यकता ना पड़ती उनकी वेलफेयर के लिए। इसके अलावा अलग से वेलफेयर बोर्ड बनाने की आवश्यकता ना पड़ती। देखो, वेलफेयर बोर्ड तो बहुत बने हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वर्कर्स के लिए भी वेलफेयर बोर्ड बने हैं, लेकिन क्या वो सफल साबित हुए? नहीं। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आज भी देखो मोहताज हैं बेसिक एमिनिटीज के, बेसिक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के। तो गिग वर्कर्स के लिए भी सरकार वेलफेयर बोर्ड बना देगी, कुछ खास होगा नहीं। लेकिन अगर गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय मान लिया जाता है और प्लेटफॉर्म्स को एम्प्लॉयर मान लिया जाता है, तो ये सारे जो कोड्स हैं ना जो हमने शुरुआत में डिस्कस किए, सोशल सिक्योरिटी कोड, वेज वाला कोड, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला, ये सब लागू होंगे गिग वर्कर्स पे। आज के समय में आप बताओ, गिग वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस के लिए कोई कानून है? नहीं है। आप एक बात बताओ, गिग वर्कर्स को मिनिमम वेजेस मिले ये इंश्योर करने के लिए कोई कानून है? नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर गिग वर्कर को एम्प्लॉय मान लिया जाएगा और प्लेटफॉर्म को एम्प्लॉयर मान लिया जाएगा तो ये सारे के सारे जो कानून है लागू होंगे इन पे और सारा लाभ मिल जाएगा गिग वर्कर्स को। आपको इतनी सी चीज करनी है बस। लास्ट में राइटर एक अच्छा पॉइंट और भी बोलती हैं कि देखो, पहले 29 लेबर लॉज हुआ करते थे, सरकार ने उनको रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके 4 लेबर लॉज बना दिए। तो राइटर बोलते हैं, भाई पहले आपने सिंप्लीफाई किया, अब आप अलग अलग सेगमेंट के वर्कर्स के लिए अलग कानून ला रहे हो, गिग वर्कर्स के लिए अलग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए अलग। तो फायदा क्या हुआ सिंप्लीफाई करने का, ये बताओ ना। तो अच्छी चीज तो यही होगी कि आप ना इन्हीं 4 लेबर लॉज के अंडर अलग अलग वर्कर्स को डालो
और अलग से कानून मत बनाओ। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, बच्चों को सेफ गार्ड करने के लिए ब्लूप्रिंट से संबंधित है। द हिंदू का ये आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को लिंक कर सकते हो। देखो, जनवरी 2014 में ना मद्रास हाईकोर्ट की एक जजमेंट आई थी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियोस को सिर्फ डाउनलोड करना या फिर देखना ये क्राइम नहीं है। लेकिन देखो, मद्रास हाईकोर्ट की ना इस जजमेंट के अगेंस्ट एक ग्रुप जिसका नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, ये देखो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके बोला कि सर जी ये तो मद्रास हाईकोर्ट ने अब अजीबोगरीब जजमेंट दे दी, आप इसे ठीक करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर सही जजमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक बात बताइए, अगर कोई पर्सन देखो चाइल्ड रेप से संबंधित वीडियोस देख रहा है तो मतलब वो चाइल्ड रेप की वीडियोस के लिए डिमांड क्रिएट कर रहा है, मतलब वो हेल्प कर रहा है एक प्रकार से कि इस प्रकार की वीडियोस और बने, तो वो भी फिर क्राइम का भागीदार है ना। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियोस देखना एक अपराध है। क्योंकि देखो, अगर कोई ये वीडियो देखता है ना सिर्फ ये पोक्सो एक्ट 2012 का वायलेशन है, बल्कि देखो आप चाइल्ड रेप से जैसे क्राइम्स को ना नॉर्मलाइज कर रहे हो। अगर ये वीडियो आसानी से अवेलेबल है तो इसका मतलब चाइल्ड रेप जैसे घृणित जो अपराध है ना उनको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल दिया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड आप इस्तेमाल ही मत करो, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस क्राइम है। इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करो CSEAM, मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड अब्यूज मटेरियल। इवन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में यह भी बोला कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना उनकी भी स्ट्रिक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडियन लॉज को कॉम्प्लाई करें, और जब भी उन्हें उनके प्लेटफॉर्म पे कोई चाइल्ड अब्यूज से संबंधित या फिर ये वाला जो हमने बात की CSEAM ऐसा कोई मटेरियल मिलता है तो तुरंत की तुरंत इंडियन अथॉरिटीज को सूचित करें। समझ गए? तो ये डिमांड सप्लाई चेन वाला पॉइंट जरूर लिखिएगा, ये कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग इस वीडियो को देखते हैं तो मतलब वो चाइल्ड रेप वाली वीडियोस की डिमांड को फ्यूल दे रहे हैं, डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। और देखो, कई बार होता क्या है, ये चाइल्ड रेप वाली जो वीडियोस है ना ये सीक्रेसी में पता नहीं कहाँ कहाँ पे घूमती रहती हैं, और जो विक्टिम्स हैं उनको पता भी नहीं चलता कि हाँ हमारी विक्टिमाइजेशन की जो वीडियोस हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं देखी जा रही है और लंबे समय तक देखी जाती हैं। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है काफ़ी सही है। लेकिन देखो, अब ना राइटर कुछ पॉइंट्स देते हैं। राइटर बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट आया है ना ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी ना हमें और बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव स्टेप्स लेने होंगे ताकि हम इस इशू को ना और ज़्यादा बढ़िया ढंग से टैकल कर सकें। जिसे राइटर बोलते हैं पहली चीज़, अब देखो जो इस प्रकार का मटेरियल, इस प्रकार की वीडियोस देखता है, अब वो तो अपराधी हो जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। इस सप्लाई चेन में जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी, बट विक्टिम्स का क्या? विक्टिम्स के लिए, विक्टिम्स की सपोर्ट के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो देखो, बदलती सिचुएशन के हिसाब से ना कुछ स्टेप्स सरकार को लेने चाहिए। सबसे पहले ना इंडियन लॉज में ना इस साइबर क्राइम के बारे में एक्सप्लिसिटली मेंशन होना चाहिए। CSEAM इसको ना एक इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाए, और दूसरे इमर्जिंग क्राइम्स जैसे आज के समय में ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे छोटे बच्चों को कई बार रिझा लिया जाता है, अट्रैक्ट कर लिया जाता है, और बाद में उनको पकड़ के बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है या फिर सेक्सुअली उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो इन इमर्जिंग क्राइम्स को टैकल करने के लिए सरकार कदम उठाए। अब देखो, एक चीज़ इस जजमेंट में ये तो प्रोविज़न हो गया कि इस प्रकार की वीडियोस की सप्लाई चेन में जो भी इन्वॉल्व है कार्रवाई की जाए, बट आजकल तो देखो AI जनरेटेड इमेजेस और AI जनरेटेड जो वीडियोस हैं वो भी बन जाती हैं। तो फिर ये जो AI जनरेटेड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन वाली इमेजेस या फिर वीडियोस है ना जो ये क्रिएट कर रहा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और ये भी एक्सप्लिसिटली मतलब साफ साफ कानून में मेंशन किया जाए, क्योंकि इनसे भी इस प्रकार से AI जनरेटेड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की जो वीडियोस या इमेजेस है ना उनसे भी बच्चों को बहुत बड़ा रिस्क है। समझ गए? कोई इनको देखेगा फिर इसी प्रकार के क्राइम करेगा। फिर आता है दूसरा पॉइंट।
दूसरे पॉइंट में राइटर ये सजेस्ट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बिना अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। जैसे ही इन प्लेटफॉर्म्स को कोई चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन वाली इमेज या वीडियो दिखती है ना, तुरंत के तुरंत अथॉरिटीज को वो सूचित करें, और अथॉरिटीज के पास में भी ना जबरदस्त फोरेंसिक लैब वाला इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए कि वो आईपी एड्रेस वगैरह ट्रैक करके कार्रवाई करे उस पर्सन के अगेंस्ट जो ये सब चीजें शेयर कर रहा है। समझ गए? मतलब एक तरफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो तत्परता दिखाएं कि जैसे ही प्लेटफॉर्म पे कोई इमेज या वीडियोस उनको दिखे और वो तुरंत के तुरंत शेयर करें अथॉरिटीज के साथ में। और अथॉरिटीज ऐसे नहीं कि उन वीडियोस को लेके बैठ जाएं, हाँ भाई 10 दिन बाद कार्रवाई करेंगे, नहीं, उनके पास भी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तुरंत के तुरंत वो आईपी एड्रेस को ट्रैक करें और ऐसे लोगों को पकड़ें ताकि वो इन वीडियोस को ज्यादा स्प्रेड ना कर सकें, ज्यादा शेयर ना कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन वाली वीडियोस है ना, ये बॉर्डरलेस क्राइम है। बॉर्डरलेस क्राइम है तो इसके लिए बॉर्डरलेस रिस्पॉन्स चाहिए। अब ऐसी वीडियोस और इमेजेस को रोकने के लिए ना विभिन्न देशों को एकजुट होना होगा। कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन चाहिए ताकि विभिन्न देश मिल के इस प्रकार के घृणित अपराधों को रोक सकें। क्योंकि देखो ये जो CSEM है ना, ये $multi billion ग्लोबल इंडस्ट्री है, तो पूरे वर्ल्ड को एकजुट होना होगा इस क्राइम को रोकने के लिए। और CSEAM इसको रोकने के लिए ना एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल कन्वेंशन की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो एक स्टैटिक जो हम रिवाइज करते हैं आज जल्दी से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल को रिवाइज कर लेते हैं कीवर्ड्स के थ्रू। देखो देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए ना इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट या तो देखो सरकार कर सकती है, वो होती है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, या फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब ना अक्सर सरकार प्राइवेट सेक्टर को ना नज करता रहता है, बोलता रहता है कि भाई तुम तो इन्वेस्ट करो यार, हमने आपके लिए कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटा दी थी 2019 में, बट फिर भी आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की। तो ये इशू ना बार बार इकोनॉमिक सर्वे में आता है। वित्त मंत्री बोलती हैं कि हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर देश में इन्वेस्ट करें। तो इसके फायदे क्या है, क्या चैलेंजेस हैं, ये सब हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या होता है। ये वो तरीका है जिसमें प्राइवेट कंपनीज ना पैसा लगाती हैं किसी बिजनेस या प्रोजेक्ट में। कोई नया प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर दिया, वो सारी चीजें। अब ये पैसा देखो देश के अंदर से भी आ सकता है, फॉर एग्जांपल अंबानी इन्वेस्ट कर दें, या फिर देश के बाहर से भी आ सकता है। किसी दूसरे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट करें किसी नए प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने में। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर से संबंधित कोई कंपनी इस्टेब्लिश कर ली। फायदे क्या होते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के? सबसे पहले सरकारी रिसोर्सेज को ना सपोर्ट मिलता है। जब देखो टैक्स से गवर्नमेंट को कम पैसे मिलते हैं ना, तब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मदद करता है, जैसे रोड बनाने में प्राइवेट कंपनी पैसा लगाए। इसके बाद देखो दूसरा पॉइंट है इंप्रूव एफिशिएंसी। प्राइवेट कंपनीज ना कंपटीशन में रहती हैं, इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं। जैसे प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ने मोबाइल सर्विसेज को इंप्रूव किया है। फिर नेक्स्ट है फोस्टर इनोवेशन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ना इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज आपको पता है नए नए आइडियाज़ पर काम करती हैं। जैसे US में देखो टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स बनाई, स्पेस में किस प्रकार से बढ़िया कर रही है इलोन मस्क की SpaceX कंपनी, और हमारे देश में भी बहुत सारी कंपनीज बहुत बढ़िया बढ़िया इनोवेशन लेके आ रही हैं। नेक्स्ट एक्सेस फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब देखो दूसरे देशों से जो इन्वेस्टमेंट आती है, जो FDI आती है, वो तो देखो फॉरेन टेक्नोलॉजी भी लाती है ना। नेक्स्ट है चेंज ग्लोबल परसेप्शन। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ना देश की जो ग्लोबल इमेज है वो चेंज होती है, पूरे वर्ल्ड में देश की इज्जत बढ़ती है। जैसे एप्पल ने इंडिया में फैक्ट्री लगाई तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया की इज्जत बढ़ी। हालांकि देखो एक फैक्ट्री लगाने से थोड़ी ना देश की इज्जत जुड़ी हुई है। अब बोलने पॉइंट 6 एंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप संबंधित रिस्क। इसके बाद नेक्स्ट है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखो एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करता है, नए बिजनेसमैन को मौका मिलता है। अब जैसे देखो फिजिक्स वाला है, पेटीएम है, इनको इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट किया, तभी आज के समय में ये जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़ी हो पाई हैं। शॉर्टकमिंग्स क्या है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ में? सबसे पहला पॉइंट ये है फेवर एडवांस स्टेट्स। मतलब देखो डेवलप्ड एरियाज को ना ज़्यादा फायदा प्राइवेट कंपनीज के इन्वेस्टमेंट से होता है, और वहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप होता है, तो इस वजह से वहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। नेक्स्ट है ग्लोबल फ्लक्चुएशंस। ग्लोबल फ्लक्चुएशन मतलब अब देखो जैसे FPI है,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब चाइना की इकोनॉमी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई क्योंकि चाइना में वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है ना, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दिया। तो हमारे देश में जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ था ना, उन्होंने एकदम से निकाल लिया और चाइना की शेयर मार्केट में लगा दिया। तो इस वजह से रुपी जो है वो 84 रुपीज़ के नीचे चला गया। तो ग्लोबल फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से। नेक्स्ट है पुअर परसेप्शन। पब्लिक का जो परसेप्शन है वो खराब हो सकता है। लोग सोचते हैं कि प्राइवेट कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो परसेप्शन लोगों की खराब है प्राइवेट कंपनी से संबंधित। नेक्स्ट है लो इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग रिसेशन। अब देखो, प्राइवेट कंपनीज को ना रिसेशन के दौरान काफ़ी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि तभी तो सबसे ज़्यादा फायदा होना जब इकोनॉमी स्लो हो रही हो, जैसे कोविड-19 की महामारी है। लेकिन ना तब बल्कि कम इन्वेस्ट करती हैं प्राइवेट कंपनीज। सबसे लास्ट में है इनइक्वालिटी। प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनीज हैं कई बार वो बहुत पैसा कमाती हैं। खास करके हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म के बाद में यूँ कहते हैं कि इनइक्वालिटी काफ़ी बड़ी है। जैसे कोविड के बाद में जो टॉप की कंपनीज है ना, जैसे अंबानी की, अदानी की, वो ज़्यादा अमीर हुई हैं एज कंपेरिजन टू लोग ज़्यादा गरीब हुए हैं। मतलब सिंपल है, इनइक्वालिटी बढ़ती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब देखो, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए 3-4 मिनट में। एससीओ से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। आज से समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है। एससीओ का बैकग्राउंड हमने समझा था, 2001 में इस्टेब्लिश हुआ। शुरुआत में संघाई 5 प्लस उज्बेकिस्तान थे, इन्होंने मिलकर 2001 में बनाया। इंडिया पाकिस्तान शामिल हो गए 2017 में। ईरान लास्ट ईयर शामिल हुआ। बेलारूस इस साल। 10 मेंबर हो गए टोटल, और पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंपॉर्टेंस क्या है एससीओ की इंडिया के लिए? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में हमारे सिविलाइजेशनल टाइज़ हैं। ये एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कजाकिस्तान, यहाँ पे देखो वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूरेनियम ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कजाकिस्तान। और टेररिज्म से निपटने के लिए ज़रूरी है ये देश, हमारे लिए कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। और पिछले साल जब हमारे पास में थी एससीओ की मेंबरशिप, हमने अच्छी अच्छी चीज़ें प्रमोट की थी, जैसे मिलेट वगैरह। और एक बात हमने ये भी बोली, इकोनॉमी ऑफ डिजिटलाइजेशन में हम मदद कर सकते हैं दूसरे देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करने में। और यहाँ पे देखो, एक ये ग्रुप इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैलेंस इस्टेब्लिश होता है क्वाड और एससीओ के बीच में। मतलब एक तरफ वेस्ट का ग्रुप और दूसरी तरफ एंटी वेस्ट का ग्रुप, इंडिया दोनों में है। तो ये ग्रुप एससीओ इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार क्या क्या डिस्कस होगा समिट में? इस बार देखो, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। जैसे टेररिज्म हो गया, पिछले साल जो चीज़ें इंडिया ने प्रमोट की थी उनका फॉलोअप, वार चल रहा है, अभी 2 वार चल रहे हैं, उनको लेकर डिस्कशंस होंगी। तो ये जो ग्रुप है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी को शो करता है। चाइना के साथ भी कई बार बातचीत हुई है इस एससीओ समिट के दौरान, तो डिफरेंसेस को डिफ्यूज़ करने में फ़ायदा मिलता है। गिग वर्कर वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। गिग वर्कर में सरकार एक लेजिस्लेशन लाना चाहती है ताकि सोशल सिक्योरिटी का लाभ दिया जा सके गिग वर्कर्स को। प्लेटफॉर्म्स को 1-2% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना होगा सोशल सिक्योरिटी फंड में। और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए जैसा वेलफेयर बोर्ड है ना, वैसा वेलफेयर बोर्ड भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। और भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस किए जाएंगे, जैसे गिग वर्कर्स को हटाना है तो 14 दिनों का नोटिस पीरियड दो। इसके अलावा प्लेटफॉर्म्स को बोला जाएगा कि आप सभी गिग वर्कर्स को रजिस्टर करवाओ सरकार के ई श्रम पोर्टल पर। राइटर बोलते हैं, देखो ये वेलफेयर बोर्ड वाला कंसेप्ट जो है ना, चलता नहीं है। पहले कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए आया, कोई खास फायदा होता नहीं है। तो आप एक चीज़ कर दो, सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आप इन गिग वर्कर्स को ना एम्प्लॉय मान लो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एम्प्लॉयर मान लो। तो फिर ये सारे जो कानून है ना, 4 कानून हैं, एक वेजिस पे है, एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी पे है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशन पे है। ये सारे जो कानून है ना, 4 लेबर लॉज हैं इंपॉर्टेंट, ये सारे लागू हो जाएंगे गिग वर्कर्स के लिए और उनको सारा लाभ मिल जाएगा। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी का लाभ मिलता है ना, वो ज़्यादा मिलता है। जैसे उनको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे, मिनिमम वेजेस मिलेंगे, मैटरनिटी बेनिफिट उनको मिलेगा। तो वो सारे बेनिफिट जो इंस्टीट्यूशनल वर्कर्स को मिलते हैं, फॉर्मल वर्कर्स को मिलते हैं, वो भी मिल जाएंगे गिग वर्कर्स को, इसलिए उनका फ़ायदा हो जाएगा। तो आप डेफिनेशन पे काम करो, डेफिनेशन आप सुधार लो। एग्रीगेटर मत मानो, इनको एम्प्लॉयर मानो, जैसा कि यूके की सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उबर को 2021 में। फिर लास्ट में ये चाइल्ड
एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए कानून से संबंधित हम सुप्रीम कोर्ट का ज़बरदस्त जजमेंट आया। चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए मद्रास हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ आया था, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि चाइल्ड पोर्न से संबंधित वीडियोस को देखना या डाउनलोड करना अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अपराध है, ना सिर्फ पोक्सो एक्ट का वायलेशन है, बल्कि ऐसे लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियोस की डिमांड को फ्यूल दे रहे हैं। इसके अलावा फिर ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियोस को ना CSEAM माना जाए, क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाली वीडियोस बोलना ये चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को नॉर्मलाइज करने के समान है। फिर 5 पॉइंट्स राइटर देते हैं। सबसे पहले, इमर्जिंग जो क्राइम्स है ना, उन पे सरकार ध्यान दे। जैसे AI से चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित इमेजेस और वीडियोस बनाई जा सकती हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, ताकि वो तुरंत की तुरंत सूचित करें अथॉरिटीज़ को। फोरेंसिक लैब ऐसी हो हमारे देश में कि तुरंत IP एड्रेस ट्रैक करें और कार्रवाई करें। और एक डेटाबेस तैयार होना चाहिए सेक्सुअल ऑफेंडर्स का, और ये बॉर्डरलेस क्राइम है, सभी देशों को मिलकर कन्वेंशन बनानी चाहिए। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किए। ये माइंड मैप भी है, तीनों माइंड मैप मैं इसमें अटैच कर दूंगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। PDF कहाँ से मिलेगी? टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, दोनों 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, दोनों 250 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।